डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ में 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हम पहले स्टडी करते हैं सारणिक के बारे में। तो प्रत्येक वर्ग अवयव जो n गुणा n कोटि का हो, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों कैसे हों, इक्वल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है a = ये हमारा एक अवयव है जिसमें एक कॉलम एक रो दूसरी रो और एक कॉलम दूसरी कॉलम, यानी दो तो रो हैं, दो क्या है कॉलम है। तो ये इसकी कोटि कितनी होगी, 2 गुणा 2। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सारणिक। ठीक है, जिसमें प्रत्येक वर्ग अवयव और जिसका मान निकलता हो। हम क्या करते हैं, अवयव का मान नहीं निकाल सकते लेकिन सारणिक का मान निकाल सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम स्टडी करने वाले थोड़े से पॉइंट्स के बारे में। अवयव ए के लिए सारणिक ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं, जबकि इसे ए का मापांक नहीं पढ़ते। हम इसका ए का मान नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सारणिक ए का मान पढ़ेंगे। ठीक है, सारणिक में हम मान ज्ञात कर सकते हैं परंतु अवयव में नहीं। हम सारणिक में मान ज्ञात कर सकते हैं परंतु अवयव में नहीं। मैंने पहले बताया था आपको कि अवयव का हम मान नहीं निकालते हैं जबकि सारणिक का मान हम निकालते हैं। ठीक है, सारणिक को डेल्टा या अंग्रेजी अक्षर डी से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में भिन्न कोटि के सारणिक में उनका विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, एक कोटि के अवयव का सारणिक, एक कोटि का अवयव का सारणिक। एक कोटि का अवयव सारणिक मतलब क्या है कि इसमें रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो। दैट मीन्स उसके अंदर केवल एक ही अवयव हो। ठीक है, माना अवयव ए बराबर a11 है, तब सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, सारणिक ए या डेल्टा डी का मान कितना होगा, a11 होगा, यानी कि वही का वही अवयव आ जाएगा जो अवयव के अंदर है। ठीक है, किसके लिए, जब केवल एक कोटि का सारणिक हो या अवयव का सारणिक हो। ठीक है, इसके बाद में द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। माना मेरे पास में कोई अवयव है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका a, इसके अंदर आपका a11 a12 a21 a22। ठीक है, तब हमें सारणिक a का मान अगर निकालना हो तो सिंपल तरीका होता है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। a11 की मल्टीप्लाई a22 से करेंगे और a21 की मल्टीप्लाई a12 से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर क्या आ जाएगा हमारा a11 a22 माइनस a21 a12। अब अवयव में से हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, सारणिक ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास में एक सारणिक अवयव है a = 1 2 3 5। सारणिक ए का मान निकालना है तो सिंपल सी बात है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं पहले 1 से गुणा किसी करूँगा 5 की और 3 से 2 की। तो 1 गुणा 5, बीच में सिंबल किसका आता है, माइनस का, तो -3 गुणा 2। तो कितना लगा, 5 × 5 3 × 6 कितना -1 आ गया। तो ये सारणिक ए का हमारा मान आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक, यानी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हो, नंबर ऑफ रो भी कितनी हो, 3, यानी 3/3 कोटि का वो हमारा क्या होने वाला है, अवयव होने वाला है। ठीक है, जैसे मेरे पास में कोई सारणिक है जिसमें अवयव कितने हैं, a11 b12 c13 a21 b22 c23 a31 b32 और c33। यहाँ पर हम सारणिक का मान मुख्यतः 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली यूज करें 2 तरीके। कौन सा, एक तो हम करते हैं R1 पंक्ति के अनुसार, यानी प्रथम पंक्ति R1 के अनुसार हम प्रसार करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बहुत ध्यान से सुनना, 3 कोटि का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये 3/3 का। तो सारणिक ए का मान क्या करेंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है a11। ठीक है, आपके 1 दिखाई देगा। जब हम यहाँ पर a11 लिखेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे परपेंडिकुलर कट कर लेंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कर लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे केवल 2 ही टर्म दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी, b22 और c33 b32 और c23। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बन गया, ये एक 2/2 का वर्ग अवयव बन गया। और इसका विस्तार हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, b22 c33 b32 और c23। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है b22 c33 मल्टीप्लाई b32 और मल्टीप्लाई c23, यानी हमने इसको लेके ये खत्म कर लिया और ये खत्म कर लिया, ये बचा, इनके आपस में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, वो भी क्रॉस। इसके बाद में हम जब R1 में सेकंड वाला टर्म लेंगे तो इसमें हम पहले लेंगे माइनस का सिंबल, क्या लेंगे, माइनस का। तो हमने लिया माइनस का b12। ठीक है, माइनस का हमने b12 ले लिया। अब इसके बाद में देखो ध्यान से, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हॉरिजॉन्टल, ये इसका परपेंडिकुलर ये इसका हॉरिजॉन्टल, दोनों खत्म हो जाएंगे। अब मेरे पास में क्या बचते हैं, केवल ये 2 बचते हैं और ये 2 बचते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो अंदर क्या जाएगा, a21 c33 मल्टीप्लाई a31 और c2 और 3। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या बचता लास्ट वाला, c13।
क्या बचता है C13। अब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा C13 क्या हो गया C13 और ब्रैकेट में अब क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर खत्म, इसका हॉरिजॉन्टल खत्म, तो क्या बचा, ये तो बच रहा है बस। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जैसे हमने अभी 2/2 का वर्ग अवयव सारणिक का मान हमने निकाला था, ठीक है। तो क्या जाएगा A21 B32 माइनस A31 और B22, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगर हमें किसी भी 3/3 कोटि का सारणिक का मान निकालना है तो हम उसे क्या करेंगे, पहले हमारे पास में दो तरीके होते हैं, या तो हम उसे R1 के सापेक्ष में क्या कर लें, विस्तार कर लें। जब हम उसे R1 के सापेक्ष में विस्तार करेंगे तो विस्तार करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या है, प्रथम स्तंभ C1 के अनुदेश यानी एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम C1। अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हमने कहा था R1 के रेस्पेक्ट में, अब हम किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, C1 के रेस्पेक्ट में हम करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं नीचे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करना है, पहले तो A1 लेंगे, वही कंडीशन, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका परपेंडिकुलर, खत्म। क्या बचेगा B22 C33 B22 C33 माइनस B32 और C23, ये लिख लिया। इसके बाद हम कौन सा लेंगे इस बार, C1 में सेकंड वाला कौन सा, ये वाला है, तो इसका हॉरिजॉन्टल खत्म और परपेंडिकुलर खत्म, दिख रहा है यहाँ पे, इसका हॉरिजॉन्टल खत्म और इसका परपेंडिकुलर खत्म। इसको हम बिल्कुल खत्म कर लेंगे, मान लेंगे ये है नहीं, तो हमारे पास में केवल क्या बचते हैं, एक तो ये बचता है, एक ये एक ये एक ये, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा B12 C33 माइनस B32 और C13, ठीक है। हम इसे सेकंड टर्म को लेते हैं माइनस में बाहर, ठीक है। इसके बाद में हमारा थर्ड वाला A31 यानी ये वाला, ये खत्म और ये खत्म, दिख रहा है बिल्कुल। तो मेरे पास में केवल ये 4 एलिमेंट यानी 4 अवयव बच रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई वापस कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा A31 ब्रैकेट में B12 मल्टीप्लाई C23 माइनस B22 मल्टीप्लाई C13, ठीक है। और हम इनके वैल्यू पुट करके सबके और क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम किसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल होता है हमारा हमेशा सारणी के अंदर, अगर 3/3 है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, मैंने बताया था 2 मुख्य होते हैं, लेकिन हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे यानी कि किसके, R2 के रेस्पेक्ट में, तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का। अगर हम R3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का और तीसरा माइनस का। C1 के रेस्पेक्ट में करते हैं तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, पहला प्लस, तीसरा प्लस का। C2 के रेस्पेक्ट में पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का। और C2 के रेस्पेक्ट में पहला प्लस का, बाकी दोनों माइनस के, ठीक है। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, जब भी हम किसी सारणी का विस्तार करेंगे तो हमेशा हम उस कॉलम में उस रो को लेंगे जिसमें शून्य की संख्या ज़्यादा है, जिसमें शून्य की संख्या कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। हम हमेशा उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम जिस कॉलम में, जिस रो में शून्य की संख्या ज़्यादा होगी तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, हमारा आंसर जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हमने जब इसका एग्जाम्पल लिया तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सारणिक 3 2 6 4 5 1 -1 0, 8 का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमने पहली कंडीशन ली कि हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, R1 के रेस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंड करते हैं, यानी कि हम इसका विस्तार करते हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे सारणिक के 3, ये खत्म 5 8 जा 5 गुणा 8 माइनस 1 गुणा 0, फिर ये वाले लेंगे माइनस में, -4 और ब्रैकेट में ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचेगा हमारा बचेगा आपके जब हम नीचे लेंगे -4 को, तो ये खत्म और ये खत्म, तो 8 दूनी 16 और 6 0 0, तो 8 गुणा 2 माइनस 6 गुणा 0। इसके बाद ये माइनस का है, लेकिन हम लेते प्लस में, लेकिन नंबर तो वो लेंगे, एलिमेंट तो हम सिंबल के साथ में लेंगे, हमें जो भी अवयव लेना है वो सिंबल के साथ में लेना है, ठीक है। तो प्लस और -1 ब्रैकेट में, ये खत्म 1 दूनी 2 -6 पंजे 30 यानी 1 दूनी 2 -6 पंजे 30। सोल्व करेंगे इसे
तो 3 गुणा 40 यानी 5 अट्ठे 40 से 0 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 दिया 40 गुणा 3 माइनस 8 दूनी 16 ये 0 हो जाएगा। तो 16 गुणा 4 और इसके बाद में ये -1 है और 6 पंजे 30, 30 में से 2 गए, कितना बचेगा माइनस के 28 बचेगा। ठीक है, सोल्व करके कितना है इसका 84 आया इसका। कितना आया इसका 84, यानी सारणिक ए का मान कितना आया 84 आया। अब हम इसी क्वेश्चन को किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, C1 के एक्सपेंशन फॉर्म में। ठीक है, तो हम उसमें जब हम करेंगे तो देखो फिर ऐसे करेंगे। C1 लिया हमने 3, फर्स्ट ऐसे आ जाएगा 5 × 8 माइनस 0 × 1, क्योंकि जब हम C1 लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो 5 8 जा 40 माइनस 1 × 0। जब हम 2 लेंगे तो 2 माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और ये खत्म ये खत्म, तो 8 4 जा 8 × 4 और माइनस 1 × -1 1 × -1 प्लस, अब लेंगे 6 वाला, तो ये खत्म तो 0 × 4 और माइनस 5 × -1 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद में हम देखो ये 120 आएगा। अब 8 चौक 32 माइनस प्लस 32 और 1 33, 33 गुणा -2 और माइनस प्लस 5 में 5 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 100 में कितना है 84 आया। तो देखो हम चाहे विस्तार R1 के सापेक्ष में करें या R2 के या R3 के या C1 C2 C3, हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के रेस्पेक्ट में अगर हम किसी भी सारणी का विस्तार करेंगे तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही का वही आने वाला। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सारणी के गुणधर्म। क्या पढ़ते हैं, सारणी के गुणधर्म पढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है सारणी की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके गुणधर्म क्या होते हैं, हम गुणधर्म के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो किसी सारणी का विस्तार निम्नलिखित गुणों की सहायता से बहुत सरलता से किया जा सकता है, हम उन प्रॉपर्टी का यूज़ करके इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करने के सीधा आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें उनकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता हो। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में व स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर परिवर्तन करने से सारणी का मान नहीं बदलता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए मेरे पास में एक सारणी ए है जिसके मान कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 1 × 4 3 × 2, तो कितना आया 4 - 6 यानी -2 आया। अच्छा, अगर मैं अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं इसकी पंक्ति को बना दूँ स्तंभ और स्तंभ को बना दूँ पंक्ति, यानी अब क्या हो जाएगा चेंज होने पर ये हो जाएगा हमारा 1 3 और 2 4। तब सोल्व करते हैं इसको, तो देखो कितना आएगा 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो अब देखिए कितना है -2 है। तो इसका मतलब हम किसी सारणी में पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सारणी के बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, चेंज कर दिया हमने किसको RI को CI से, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये ऐसे आगे सारे। ठीक है, तो ऐसा करने पर कोई भी मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसे बोलते हैं परिवर्तित सारणी, जिसे दिखाते हैं A' से, इसे दिखाते हैं इसे A' से, जबकि मान वही रहेगा किसका डिटर्मिनेंट ए का ही मान रहेगा, मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, किसी सारणी की कोई पंक्तियों सी या स्तंभों को पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। अब क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, अगर हम या तो पंक्ति को पंक्ति से बदल लें या स्तंभ को स्तंभ से बदल लें। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3, हमने इसको चेंज कर लिया किसमें, हमने इसका चेंज करा इससे, यानी कि हमने किसको चेंज किया, हमने चेंज किया है C1 को, किया है C3 से हमने चेंज किया है, तो ये जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। तो बस क्या आएगा, मान तो वही रहेगा लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में बड़ा बड़ा एग्जाम्पल, इसी सा एग्जाम्पल इसका होगा, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए सारणी ए मेरे पास में है। ठीक है, जब सारणी ए मेरे पास में हैगा तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सारणी ए के लिए मेरे पास में एक ऑप्शन है 2 4 5 और 6 ये। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको चेंज कर दूँ ऐसे, यानी इसको इधर और इसको इधर, यानी कि C1 को चेंज कर रहा हूँ मैं C2 से। ठीक है, पहले इसके मान निकाल लेते हैं, 6 दूनी 12 5 चौक 20, कितना जाएगा -8 है। अब चेंज कर लेते हैं इसे, तो ये जाएगा 5 6 और 2 4। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा हमारा 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, क्या आएगा 8 आएगा। सिंबल चेंज हो गया नहीं हो गया,
यहाँ सिंबल माइनस का था, यहाँ सिंबल किसका है, प्लस का है। इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने केवल अगर हम परस्पर या तो दो पंक्तियों को बदलें आपस में, या दो किसको बदलें, कॉलम को, यानी स्तंभों को बदलें, तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन किस में आएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर पहले प्लस में आता तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर पहले माइनस में आ रहा था आंसर तो इसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ये बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल हम सीधे कर सकते हैं। जैसे कोई सारणी मेरे पास में है 2 0 2 और 3 5 3 और 1 9 1, तो इसमें दो रो यानी दो पंक्ति कैसी बराबर है, 2 3 1 2 3 1, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा सीधा आंसर, 0 हो जाएगा। ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे पास में सारणी ए है और जिसका मान कितना दिया हुआ है, हमें इसका मान दिया हुआ है लगभग आपका, हमें इसका मान दिया हुआ है सारणी ए बराबर 2 0 2 3 5 3 1 9 1। ठीक है। हमें इसका एक्सप्लेन करते हैं, चेक करते हैं कि 0 आएगा नहीं आएगा, क्या ये प्रॉपर्टी सही भी है या गलत है। ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 लिखा, ये खत्म और ये खत्म, क्या जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में और 3 की मल्टीप्लाई 9 में। इसके बाद में -3, ये खत्म और ये खत्म, 1 की मल्टीप्लाई 0 -2 की मल्टीप्लाई 9। इसके बाद में +1 और ये खत्म ये खत्म, 3 की मल्टीप्लाई 0 और -2 की मल्टीप्लाई 5। ठीक है। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 -27 -3 मल्टीप्लाई माइनस के 18 और +1 मल्टीप्लाई 10। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 2 गुणा कितना जाएगा, -22 आएगा, -22 और ये हो जाएगा 54 + 54 आएगा और ये कितना आएगा, -10। तो 22 दूनी 44 +54 और -10, 22 दूनी 44 और +54 और -10। ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व कर दें इसे, तो 22 दूनी 44 -44 और 54 और -10। ठीक है। इसको सोल्व करके ये आया। अब देखो ये -44 -10 -54 हो गए और +54 करते हैं, क्या जाएगा आंसर इसका 0 आ जाएगा। इसके अंदर क्या ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। तो याद रखिए, अगर किसी सारणी में दो कॉलम या दो स्तंभ बिल्कुल कैसे हैं, समान वैल्यूज हैं, यानी इनकी इक्वल वैल्यूज हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर में से कितना आएगा, 0 उसका आंसर आएगा। ठीक है। क्लियर। इसके बाद देखो नंबर 4 प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभों के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाती है। ठीक है। मेरे पास में कोई डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3। ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी एक पंक्ति में या किसी एक कॉलम में मैं किसी नंबर से गुणा कर देता हूँ, मैंने R1 में गुणा कर दिया, मान लीजिए किसी नंबर से n से, तो ये क्या हो जाएगा, N1A N1 NB1 NC1, फिर बाकी ऐसे रहेगा। तो इसका फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि इस पूरे सारणी के मान में ही n से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अभी हम करते हैं अच्छी तरीके से। जैसे मेरे पास में कोई सारणी है ये, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। और मैं इसमें एक सारणी है हमारे पास में 5 6 7 और 8। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इसमें करता हूँ कि R1 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, 2 से। R1 से किससे मल्टीप्लाई करी मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने R1 में। ठीक है। जब मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये सारणी हो जाएगा हमारा, ए सारणी बराबर 5 × 2 7 × 2 6 और 8, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 6 14 और कितना है 8। अब हम इसका मान निकालते हैं, तो इस अब से अगर मैं इसका सिंपल मान निकाल कितना आएगा, 5 × 8 -6 × 7, तो कितना आएगा 40 - 42, तो कितना आएगा -2 आएगा। इसको सोल्व करते हैं, 10 × 8 80 और 14 × 4 84, तो कितना आ गया, -4 आ गया। तो आप देख लो हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, अगर मैं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम किसी कॉलम या पंक्ति में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके सारणी में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में जो 5 प्रॉपर्टी है वो क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान 0 होता है। क्योंकि हम उसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष में विस्तार कर देंगे, तो विस्तार करने पे क्या होगा, विस्तार करने में सिर्फ इतना होगा कि उसका आंसर कितना का साथ 0 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। क्लियर। इसके बाद में यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समानुपाती हों तो सारणी का मान 0 होता है, यानी कैसे समान अनुपात में हो। इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 4 7 9 2 4 6। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 7 9 और ये क्या है, इसका अनुपात कैसे बराबर है, यानी कि 2 1 2 2 2 4 2 3
6, यानी ये अगर मैं इसका थर्ड कॉलम पंक्ति लिखूँ तो कितनी आएगी 2, 4 और 6। तो देखो रेशियो कैसा है इनका सबका सेम आ रहा है। कैसा है रेशियो से 1/2 रेशियो है, यहाँ पे 1/2 रेशियो है, यहाँ पे 1/2 रेशियो है, यहाँ पे कितना है 1/2 ही रेशियो है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर रेशियो सेम है, यहाँ पे रेशियो सेम है, तो ये समानुपाती होगी। तो ये समानुपाती होगी तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो 1/2 समान अनुपात हो गया, 2/4 का भी अनुपात कितना आएगा 1/2 ही आएगा, 3/6 का भी अनुपात कितना आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि कैसे हैं दोनों पंक्ति कैसे हैं समानुपात में है। 7 प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो तो वह सारणी के उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में बढ़ जाता है। बड़ा बढ़िया ये छोटा सा तो है प्रॉपर्टी, जैसे 3 + 5, 4 + 6, 7 + 8 और 3, 1, 9, 2, 7, 4 ये हमारे सारणी के। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके अलग एक सारणिक बनाएंगे, इसको लेके अलग एक सारणिक बनाएंगे। तो मैंने बनाया 3, 4, 3, 1, 9, 2, 7, 4, 5, 6, 8, 3, 1, 9, 2, 7, 4, यानी कि मैंने इसको लेके एक अलग बनाया और इसको लेके एक अलग बनाया। ठीक है, और अगर प्लस में तो प्लस कर देंगे, माइनस में तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि से गुणा करें तो किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए तो भी सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया है, मैंने ये 1, 4, 7, 2, 5, 9, 3, 6, 8 एक सारणिक है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें R1 में मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है R1 में कि मैंने R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में जोड़ दिया है। तो 1 + 2 = 8, ठीक है, और 2 + 2 × 5 और 3 + 2 × 6। तो ये क्वेश्चन से हमारा मान निकल गया कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 और 12 और 15। ठीक है, और ये 4, 5 और 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 7, 9 और 8। तो तब भी इसका मान चेंज नहीं हो रहा है, जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा, तो मान क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे सारे, जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इनका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो इस वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है मेरा वो है इसका प्रयोग। क्या है इसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रयोग देखिए ध्यान से, बड़ा बढ़िया प्रयोग है इसका, आप पढ़ते हुए आ चुके हैं। ऐसे निर्देशांक ज्यामिति में सारणिकों के अनुप्रयोग। पहला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी हमें पता है निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या दिए हुए हैं, निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनके मान दिए होंगे, क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो x के 3 मान आएंगे, y के 3 मान आएंगे, y के कितने 3 मान आएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है 2 डायमेंशनल आकृति है। ठीक है, तो Z1 की हम बात नहीं करेंगे, Z1 Z2 की। अब देखो, माना ABC त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रम से A x1 y1, B के x2 y2 और C के x3 y3 है, जो हमें चित्र में दिया हुआ है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में जो कंडीशन होती है, सारणिक रूप क्या होता है इसका, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हम इसको याद रखेंगे हमेशा, हम इसको क्या रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। जब हम इसको याद रखेंगे तो हमारा इसका आंसर निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आप निकालेंगे इसका, तो 1/2 x1 को ऐसे रखा क्रॉस मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, फिर x2 को ऐसे रखा ऐसे, ये खत्म, तो y1 माइनस y3 माइनस y1, और फिर हमने क्या रखा x3 को, तो ये खत्म, तो y1 माइनस y2। तो ये क्या है, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमें उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -8, -2, -4, -6 तथा 1, 5 है। ठीक है, तो माना कोई त्रिभुज ABC है जिसमें हमने मान लिया x1 -8, माना नहीं मतलब दिया हुआ है, x1 बराबर -8, x2 बराबर -4, x3 बराबर -1 और y1 बराबर कितना है -2, y2 बराबर -6, y3 बराबर 5। ठीक है, ये हमें दिए हुए निर्देशांक इसके। तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम इनके मान रखते हैं सारणी के अंदर, तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसके वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा 1/2 -8 -4 -1 -2 -6 5 1 1 और 1। ठीक है, इसके बाद में हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो देखो, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हम यहाँ पर हमारा क्या है, सारणी की यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो 1/2 -8 का इस का और -6 × 1 -6 × 1 -5 × 1, फिर माइनस लिया और -2 लिया, फिर ब्रैकेट में
-4 मल्टीप्लाई 1, -4 मल्टीप्लाई 1 और -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसके बाद में +1 ले लिया यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा ये -2 हो गया, ये हमारा माइनस है, क्या है हमारा ये माइनस सिंबल, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस है, सॉरी। अब हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करने पे इसका आंसर क्या है, देखो ध्यान से, 1/2 -8 -6 मल्टीप्लाई 5 और ये -4 + 3 -20 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसे। तो सोल्व करने पे 1/2 माइनस प्लस 11 8 88 प्लस 2 3 माइनस के 6 और -1 मल्टीप्लाई माइनस प्लस और कितना जाएगा 26 आएगा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसे, तो कितना आने वाला हमारा ये, तो ये जाएगा 20, कितना होगा 20 और ये हो जाएगा हमारा लगभग 108। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 54 वर्ग इकाई, ठीक है। क्लियर है बात समझ में। तो इसका सिर्फ हम आंसर निकाल लेते हैं। एक तो प्रयोग ये हो गया, यानी हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, अब इसके बाद में नेक्स्ट है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। अब ये हमारे पास में दो बिंदु हैं, ए और बी बिंदु हैं। इसका मैंने मान लिया निर्देशांक क्या है x1 और y1, इसका क्या है x2 और y2, ठीक है। अब समीकरण निकालनी तो x और y लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कोई बिंदु जिसके मान क्या है x और y है, तो हमें समीकरण निकालनी है x और y के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने सबको लिख लिया यहाँ पर। अब मैंने इसके मान पुट करता हूँ। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि अगर तीन बिंदु सरेखीय होते हैं तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं, 12th में डिटर्मिनेंट के रूप में आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर तीन बिंदु किसी त्रिभुज के तीन बिंदु, त्रिभुज बनने के पहली बात तो अगर तीन बिंदु सरेखी हैं, तीन बिंदु कैसे हैं, सरेखी हैं, तो उनसे कोई भी त्रिभुज बनने वाला नहीं है, यानी कि क्षेत्रफल कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो हमने इस्तेमाल करते हैं सारणी का वही 1/2 x1 x2 सॉरी xy x1 x2 y1 y2 1 1 1 0। हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें दो बिंदु के मान दिए होंगे, x1 y1 का मान दिया हुआ होगा, x2 y2 का मान दिया हुआ होगा। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x और y के फॉर्म में एक समीकरण निकल आ जाएगी, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, सारणी का प्रयोग करके बिंदु 4,1 और 2,5 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदु मेरे पास में, x1 = 4, x2 = 2, y1 = 5 और y1 = 1 और y2 = 5। इसके वैल्यू पुट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्सपेंड हमने कैसे करा है, x को रखा है ऐसी और विस्तार करेंगे तो ये खत्म, तो 1 - 5 आ गया। फिर लिया -y ले लिया, ठीक है। हम किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। -y ले लिया तो कितना बचेगा, 4 - 2 और जब हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 1 20 - 2 यानी कि ऐसे करेंगे ना, तो 5 4 20 2 1 2 सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2x + y - 9 = 0, ठीक है। ये सोल्व करने पर हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये क्या था, ये हमारा यूजेस थे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। मैंने इसमें आपको 3 एक्सरसाइज कवर कर दिए, 3 टॉपिक आपके कवर कर दिए एनसीईआरटी के। आप एनसीईआरटी बुक लेंगे या फिर मैं आपको कुछ जो एक्सरसाइज भेज रहा हूँ उसके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उसके क्वेश्चन करोगे तो आपको वही क्या मिल जाएगा, उसका हमें आंसर मिल जाएगा। हमें उसका आंसर निकालना है, इन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और हमें सीधे सीधे हमारे आंसर आते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन करेंगे इसके। अच्छा, सबसे दूसरी बात, पहले तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को देखने के बाद में आप देखते पूरा वीडियो, और इसके बाद में सबसे पहले बात आपके लिए क्या है कि आप क्वेश्चन करें। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है बिल्कुल, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, सीधा आप कमेंट बॉक्स में आओगे यूट्यूब पर और मुझे लिख के भेज दोगे हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज दैट और ये क्वेश्चन नंबर दैट और ये, ठीक है। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन करके भेज दूँगा, लेकिन फीडबैक जरूर दें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। और अगर हम इतनी मेहनत करें तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। अगर जिस स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।